नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान आज राहुल गांधी ने सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी। वो इस तरह से बोले जैसे एक नेता को बोलना चाहिए, देश के सामने एक विजन रखना चाहिए। तू मैं से ऊपर उठकर उन्होंने जिस तरह की बातें आज सदन में कही, वो बहुत दिनों तक याद तो की ही जाएंगी, लेकिन सरकार को वो परेशान करने वाली हैं। क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, फ्यूचर का विजन क्या होना चाहिए, सेना, विदेश नीति, कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर राहुल गांधी ने आज सरकार को ना घेरा हो। और इस तरह से उन्होंने घेरा कि एक नहीं कई मंत्री उठ खड़े हुए, उनकी बातों से इस तरह से वो तिल मिला गए कि लगातार बीच बीच में, खासतौर पर जब चाइना की बात उन्होंने की, जब ये कहा कि विदेश मंत्री अमेरिका जाते हैं ताकि जो सेरेमनी थी, ओथ सेरेमनी, उसमें बुलाया जा सके प्रधानमंत्री को, इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ा। और उन्हें ना जाना पड़े इसके लिए क्या करना चाहिए, उस सब को लेकर आज राहुल गांधी ने सरकार को चौतरफा घेरा है। उन्होंने देश में घटते उत्पादन से लेकर किस तरह से पूरी दुनिया में जो रेवोल्यूशन आ रहा है, जिस तरह से एक वक्त में कंप्यूटर क्रांति आई थी और इस वक्त उस क्रांति के लिए देश पूरी तरीके से तैयार था, और आज जो रेवोल्यूशन आ रहा है, आज जो क्रांति है, उसके लिए देश पूरी तरीके से तैयार नहीं है या बिल्कुल तैयार नहीं है। उसकी एक खाका, उसकी एक रूपरेखा आज सदन में राहुल गांधी ने रखी है। उन्होंने आईना दिखाया कि कैसे चाइना और दूसरे देश हमसे आगे हैं, किस तरह से उत्पादन, यानी कि जो एसएमई सेक्टर है, जो उत्पादन जो होना चाहिए, जिस तरह से अब पेट्रोल डीजल से बैटरी कार्स की तरफ, सोलर की तरफ जाया जा रहा है, या फिर एआई से लेकर जिस तरह से तमाम रेवोल्यूशन पूरी दुनिया में हो रहे हैं, उसमें कैसे हम पीछे खड़े हैं, उसका एक खाका, एक रूपरेखा आज राहुल गांधी ने पेश की। और ये बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण में कुछ भी नया नहीं था। उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर देश आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि आपने देखा है नरेंद्र मोदी सिर्फ हसीन सपने आपको दिखाते हैं विकसित भारत के 2047 के, लेकिन वो कैसे अचीव किया जाएगा, वहां तक कैसे पहुंचा जाएगा, उसके लिए क्या कदम अभी उठाए जा रहे हैं, इस सब के बारे में कोई बात नहीं होती है, क्योंकि उनकी बातें सिर्फ जुमला और लफ्फाजी होते हैं। ये 10.5 साल में पूरे देश ने देख लिया है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने तेलंगाना में जातिगत जनगणना का जो सर्वे कराया गया, इसके जो आंकड़े, उसको उन्होंने पेश किया। उन्होंने संविधान की बात की, और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने की चुनाव आयोग को लेकर, चुनावी धांधली को लेकर। और ये पहली बार है कि चुनावी धांधली को लेकर पार्लियामेंट के अंदर इतने सख्त अल्फाज में राहुल गांधी बोले हैं। उन्होंने कहा कि जितनी पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश की है, उसकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन लोकसभा से लेकर विधानसभा के चुनाव में इतनी संख्या वोटर्स की महाराष्ट्र में बढ़ा दी गई। और इसको लेकर जो सवाल पूछे गए हैं, उसका कोई कॉन्क्रीट जवाब चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दिया गया है। चुनाव आयुक्त का जो प्रोसेस है, जिसमें अब चीफ जस्टिस को हटा दिया गया है, उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया। नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा, देखिए मैं सवाल कर रहा हूं और अब वो मेरी तरफ देखेंगे नहीं, नजरें झुकाकर बैठे हुए हैं। ये कहने पर मानो कि पूरा का पूरा जो सत्ता पक्ष है वो उठ खड़ा हुआ, एक बार नहीं कई बार, क्योंकि राहुल गांधी ने वहां वार किया है जहां सबसे ज्यादा तकलीफ नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, उनके मंत्रियों को होगी। उन्होंने विश्व गुरु की जो पूरी की पूरी छवि है, जो बनाने की जो कोशिश नरेंद्र मोदी लगातार करते रहे हैं अपनी मीडिया मंडली के जरिए, उसको तार तार राहुल गांधी ने किया है। जो लाल आंख दिखाने की बात करते रहे हैं, ना कोई घुसा है ना कोई घुस आया है, उस पर पूरी की पूरी पोल खोलकर राहुल गांधी ने रख दी। अंग्रेजी में पूरा भाषण है उनका, उसके कुछ छोटे छोटे चंद सेकंड के अंश है जो मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगी। सबसे पहले देखिए कैसे चाइना को लेकर राहुल गांधी ने और विदेश नीति को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को, नरेंद्र मोदी को घेरा है। सुनिए आप जरा। Defense. And today we have the Chinese, and the Prime Minister has denied it, and the army has contradicted the Prime Minister. It's true. The Prime Minister has denied it.
The Prime Minister has denied it, and the army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. तो आपने सुन लिया यहाँ पर राहुल गांधी को, और राहुल गांधी यही नहीं रुके बल्कि जिस तरह से कई बार विदेश मंत्री गए अमेरिका, और डोनाल्ड ट्रंप की जो ओथ सेरेमनी में थी उसमें किस तरह से प्रधानमंत्री को इनवाइट नहीं किया गया, और तमाम दूसरे देशों के जो शीर्ष पर बैठे हुए जो नेता उनको बुलाया गया, उस पर भी राहुल गांधी ने किस तरह से तंज किया, सुनिए आप जरा। When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. सुन लिया आपने कि अगर हमारी प्रोडक्शन हमारा इतना बड़ा हो, यानी कि उन्होंने एक तरह से बताने की कोशिश की है कि देश अगर हमारा जो बड़ी ताकतें हैं उनके तरह ही आगे सोचकर अगर बढ़ रहा है तो हमें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से विदेश मंत्री वहां पर गए, उन्होंने आरोप लगाया और प्रधानमंत्री को फिर भी नहीं बुलाया गया, बल्कि वहां के प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट यहां आएंगे और यहां आकर प्रधानमंत्री को इनवाइट करेंगे, ये कहना था राहुल गांधी का। और राहुल गांधी ने प्रोडक्शन को लेकर और किस तरह का रिवॉल्यूशन पूरी दुनिया में आ रहा है और उसमें हम कहां खड़े हैं, इसको लेकर जो एक आईना दिखाया है, सुनिए आप जरा क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा है। The future of this country is going to be decided by the young men and women of this country, the youth of this country. So I think anything we say has to be addressed to them, has to be spoken to them. The first thing in front of us, and this is something I'm sure the Prime Minister would accept and pretty much everybody in this room will accept, is that even though we have grown fast, we are growing slightly slower now, but we are still growing. A universal problem that we have faced is that we have not been able to tackle the problem of unemployment. No, neither the UPA government nor today's NDA government has given a clear-cut answer to the youth of India about employment. I don't think anybody in this room will disagree with it. तो यहाँ पर न सिर्फ मौजूदा सरकार को बल्कि अपनी सरकार यानी कि यूपीए की जो सरकार रही उसको भी उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है बेरोजगारी को लेकर कि कैसे बेरोजगारी दूर होगी, उसका खाका एक तरह से देने में यूपीए भी उस तरह से कामयाब नहीं रही, और जिस तरह की पूरी स्लो प्रोग्रेस है उसको लेकर उन्होंने बात की। क्योंकि राहुल गांधी लगातार देश के युवाओं से, देश के अलग अलग तबके से अपने स्तर पर वो बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनको किस तरह से हल किया जाए उसका खाका वो एक तरह से आज उन्होंने पेश किया है। और यही एक लीडर का काम है, ना कि सिर्फ जुमलेबाजी करना, हसीन ख्वाब दिखाना और उसके बाद धरातल पे कुछ ना होना। क्योंकि यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ नफरत की सियासत हो रही है, नफरत की खेती हो रही है। हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जाए, किस तरह से लोगों को धर्म की अफीम चटाकर उनको उनके जो जरूरी सवाल है उससे दूर किया जाए। और आप देख लीजिए उस पर भी किस तरह से नाकामयाब ये सरकार साबित हुई है। आज लगातार सुबह से ही राज्यसभा लोकसभा में हंगामा हुआ कि कुंभ में कितने लोगों की जान गई है। सरकार ये आंकड़ा पेश करे, क्योंकि 30 के आंकड़े के बाद बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है सरकार। और अभी भी ऐसे न जाने कितने लोग हैं, कई हजार की वो तादाद है कि वो अपनों को ढूंढ रहे हैं और उनके अपने उन्हें नहीं मिल रहे हैं, और 30 से आगे सरकार बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। जगदीप धनखड़ जाकर क्लीन चिट वहां पर देते हैं
और सदन में जब नोटिस दिया जाता है तो इसको लेकर कोई वो अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेते हैं और इस पर सरकार को चौतरफा घेरा है विपक्ष ने। तो सरकार इस बजट सत्र में पूरी तरीके से गिरी हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि वो 400 पार की बात जो करते थे 240 पर जो सिमटे हैं और आज जिस तरह से विपक्ष मजबूत है वही सबसे बड़ी परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। 3 मेहमान आप देख सकते हैं। रविंद्र शिरोन जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, जाना माना चेहरा है। रविंद्र जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन पूजा त्रिपाठी जी जुड़ गई हैं। पूजा जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। और सीनियर जर्नलिस्ट पीयूष पंत जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। शुरुआत पूजा जी आपसे मैं करना चाहूंगी और फिर रविंद्र जी आपके पास आऊंगी। ये पूरा भाषण सुना गया, राहुल गांधी बीजेपी नहीं बल्कि उन्होंने अपनी सरकार को भी क्रिटिसाइज किया है, लेकिन मसला यहाँ पर जिस तरह से सेना को लेकर, चाइना को लेकर, विदेश मंत्री को लेकर जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए हैं उसको लेकर सरकार की जो बेचैनी है उस पर अब उन्होंने प्रूफ मांगे हैं आपसे। देखिए बुशरा जी, राहुल गांधी ने आज एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी है संसद में। मुझे लगता है उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल नेता की तरह बिना कोई तंज काटे उन्होंने हमेशा हर चीज का एक जो भी बात की उन्होंने, चाहे ये बात इस बात से अपना मसौदा ओपन किया कि किस तरीके के कोई अगर इंडिया गठबंधन के प्रेसिडेंट होते हाँ, तो फिर वो किस तरीके का प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता अगर इंडिया गठबंधन की सरकार होती। तो जिस तरीके से उन्होंने एआई की बात की, जिस तरीके से उन्होंने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बात की, जिस तरीके से चाइना को उसी के क्षेत्र में मात देने की बात की, और उसके लिए बहुत जरूरी है प्रोडक्शन पे काम करना, मैन्युफैक्चरिंग पे काम करना। उन्होंने नौकरियों की बात की, उन्होंने बेरोजगारी की बात की और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बात भी कबूल की कि यूपीए ने इस दिशा में काम नहीं किया था। खैर इस बात से मैं डिसएग्री करती हूँ अपने नेता से, क्योंकि यूपीए ने इस देश में सबसे बड़ा रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम 100 दिन का जो वो लेके आया था, मुझे लगता है वो एक क्रांतिकारी स्कीम थी जिससे आज तक मोदी सरकार को फायदा हो रहा है। पर उन्होंने जिस तरीके से बात की, जिस तरीके से उन्होंने चाइना के इनकर्शन की बात की, जिस तरीके से उन्होंने तेलंगाना की जाति जनगणना के अपने सारे आंकड़े पटल पे रखे और ये बात की कि इस देश में भागीदारी नहीं है, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से भागीदारी नहीं है, और यह भी बोला कि अगर आप अंबेडकर के सामने वो करते हैं, अगर आप बुद्ध के सामने वो करते हैं, अगर आप पटेल के सामने अपना माथा झुकाते हैं, और ये भी कहा कि वो नेहरू के सामने नहीं झुकाते, तो और लेकिन उनके आदर्शों पर नहीं चलते हैं। वो नेता जिस चीज के लिए, जिन मूल्यों के लिए जाने जाते थे वो नहीं करते। आज भी नरेंद्र मोदी जी अगर सुबह दिल्ली चुनावों में रैली लेने गए हैं तो वो यह कंपेयर करके बता रहे हैं कि इंदिरा गांधी के समय में 12 लाख इनकम टैक्स पे फ्री रिबेट नहीं था, नेहरू के समय नहीं था। वो ये भूल जाते हैं कि नेहरू ने एक रक्त रंजित देश को विरासत में पाया था और किस तरह उसे बनाया था। तो आज जो मैंने राहुल गांधी को देखा, उन्होंने एक बहुत ही विजनरी लीडर की तरह एक रोड मैप दिया और यह पूछा सरकार से कि आप अनएम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, आप जातिगत जनगणना के लिए क्या कर रहे हैं, आप एआई के लिए क्या कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए क्या कर रहे हैं। और मुझे लगता है किसी भी जिम्मेदार नेता की, किसी भी लीडर ऑफ अपोजिशन की तो होती है, किसी भी जिम्मेदार नेता की, और ये सरकार को भी सीखना चाहिए। वो जो हर 10 मिनट पे खड़े हो जाते थे अपने नेता का बचाव करने के लिए, ये एक बहुत ही सिंपल सवाल है। कल 2.5 घंटे के बाद सीतारमन जी के भाषण में बेरोजगारी जिसका दंश जीवा झेल रहा है, आप 12 लाख इनकम में इनकम टैक्स रिबेट दे रहे हैं, पर इनकम कहाँ है लोगों के पास? आज सिर्फ 3 करोड़ 20 लाख लोग इनकम देते हैं, उसमें से बॉटम 30% वैसे ही इनकम टैक्स एग्जेम्पशन है। तो अगर आप बेरोजगारी से मुंह मोड़ लेते हैं, अगर आप महंगाई से मुंह मोड़ लेते हैं, अगर आप सरकार की चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रूरल डेवलपमेंट हो, कृषि हो, SC ST बच्चों के लिए स्कॉलरशिप हो, महिला एवं बाल विकास हो, हर डिपार्टमेंट में अगर आपके बजट कट्स होते हैं तो यह बताता है कि आपकी इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी में, सरकार की इकोनॉमी नहीं कहूंगी, देश की इकोनॉमी बहुत खतरे में है और आपके पास उसके लिए विजन नहीं है। आप सिर्फ ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमने 12 लाख का वो दे दिया। मिडिल क्लास इतना टैक्स टेररिज्म झेल रहा था, उसके लिए बहुत वेलकम स्टेप है, पर बेरोजगारी का क्या? ये जो वित्त मंत्री अपने 2.5 घंटे के
भाषण में बेरोजगारी का ब नहीं कहती, महंगाई का म नहीं कहती, वह यह बताती है देश को चाहिए था कि एक रूरल मनरेगा की तरह एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी वो लेकर आती, पर ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। यही बात जब आज राहुल गांधी उठे बोलने के लिए तो उन्होंने एक जिम्मेदार नेता की तरह सरकार को याद दिलाया कि सरकार की प्राथमिकताएं कहाँ होनी चाहिए। नेहरू को गाली देना, इंदिरा जी को गाली देना, यह सरकार की प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। अपनी पीठ थपथपाना, हमने ये किया, हमने वो किया, सरकार की प्राथमिकता जो सारी समस्याएं मुंह आए खड़ी हैं वो होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आज राहुल जी का भाषण बहुत जिम्मेदार था। वो फिर आएंगे, वो प्रूफ मांगेंगे, उन्होंने चाइना इनकर्शन का प्रूफ मांगा, कोर कमांडर की मीटिंग्स हो रही हैं, डिसएंगेजमेंट पे टॉक्स हो रही हैं, या अपने आप में प्रूफ है कि प्रधानमंत्री जी ने नेशनल मीडिया के सामने ये झूठ बोला था कि ना कोई हमारी सीमा में घुसा है। और वो महाराष्ट्र का उन्होंने बात की कि किस तरह पूरा हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन के हिसाब से लोगों के नंबर्स जुड़ गए। और ये सत्य है कि इलेक्शन कमीशन के सामने हमने दर्जनों चिट्ठियां लिखी हैं, हमारे प्रतिनिधि मंडल इतने बार गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमें अभी तक उन लोगों के नाम, पता और उनकी सारी डिटेल्स अभी तक मुहैया नहीं कराई हैं। तो आज जब इलेक्शन कमीशन पे है, आज जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं, तो राहुल गांधी ने एक लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह वो उठाए और सरकार को ये जवाब देने पड़ेंगे। अब बार बार उठ के राहुल गांधी को घेरना, क्या प्रधानमंत्री के बारे में ये नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? प्रधानमंत्री फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। अगर प्रधानमंत्री कुछ गलत कह रहे हैं और प्रेसिडेंट का एड्रेस उस सरकार का अगर मसौदा पढ़ रही है, तो प्रेसिडेंट को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि देश में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, देश में महंगाई बहुत बड़ी समस्या, और अपनी सरकार को कहना चाहिए कि आप इसके लिए कोई ना कोई ठोस कदम उठाएं। आप सिर्फ सरकार का यशोगान नहीं कर सकती हर वक्त कि आपने ये किया, विकसित भारत 6% की हमारी ग्रोथ हो रही है, और यह आंकड़े सबके सामने है कि अगर अगले 22 साल तक हमने 8% की ग्रोथ को नहीं टच किया तो हम कोई विकसित भारत के सपने को पूरा नहीं करेंगे। आप विश्व गुरु का डंका बजाते हैं। आज फोर्ब्स की टॉप 10 पावरफुल लिस्ट आई है देशों की, उसमें से भारत बाहर हो चुका है। तो अगर आप इस तरीके का डंका बजाते हैं और प्रधानमंत्री जी को नहीं इन्वाइट किया गया, आप कितना भी करें। मैंने एक मशहूर एंकर को देखा, वो यह न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स पर ये बोलते हुए कह रही थी कि ट्रंप जी अभी इनको इसलिए नहीं बुलाना चाहते क्योंकि बहुत भीड़ है, वो उन्हें अलग से पूरे सम्मान के साथ बुलाएंगे। तो एक तरफ मीडिया यशोगान कर रहा है, एक तरफ इस देश की राष्ट्रपति यशोगान कर रही है, पर देश के जो लोग हैं, देश के जो 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन पर जीती है, उनकी समस्याओं पर, उनके मुद्दों पर कौन बात करेगा? यह बात करेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन, और आज उन्होंने वही किया। बुशरा जी बिल्कुल। रविंद्र जी, आप कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी के इस भाषण को? किस तरह से देखा जाए? क्या आपको लगता है कि एक ऐसा भाषण था जो नेता प्रतिपक्ष से जिसकी उम्मीद की जाती है कि जो सरकार नहीं कर रही उसको तो घेरे, तो लेकिन उसके साथ साथ क्या होना चाहिए और क्या विजन होना चाहिए वो भी उन्होंने साथ साथ पेश किया है? जी नमस्कार। देखिए बुशरा जी, 10 बरस के बाद ये दिन आया है जब इस देश में लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में बना है। तो पहले दिन से इस बात को लोग रेखांकित करना चाहते थे, इस पर ध्यान देना चाहते थे कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन अगर बनेगा तो फिर क्या अंतर पड़ जाएगा लोकसभा में। उसकी जो कार्यशैली है लोकसभा का, जिस तरह तरीका है काम करने का, अगर नेता प्रतिपक्ष होंगे और नहीं है तो उनमें अंतर क्या है? तो वो अंतर आज मुझे लगता है जो राहुल गांधी का भाषण रहा, उससे उस अंतर को हम लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं कि जब एक नेता प्रतिपक्ष जिस तरीके से बात को उठाता है, जो तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए वो सारे जनता के मुद्दे हैं। वो तमाम मुद्दे वो हैं बुशरा जी जो हम लोग डिबेट में रोज आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये सारे मुद्दे वो हैं जो जनता चाहती थी कि इन मुद्दों पर कोई बात करे, हमारे इन मुद्दों को कोई रेज करे। उन्होंने तो नहीं कहा कि इस देश में हिंदू मुसलमान होना चाहिए या मंदिर मस्जिद बननी चाहिए, क्योंकि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के लिए संसदें नहीं बनी। संसद का और सरकार का काम ये है ही नहीं। सरकार का काम जो है, संसद का काम जो है, वो यही है कि आप उस तरह के कानून बनाएं जिन कानूनों पे चल के किसी मुल्क की तरक्की हो, और वो तरक्की का रास्ता डिस्कशन से निकलेगा। भाई जब तक डिस्कोर्स नहीं होगा तो आप डिबेट किस मुद्दे पे करेंगे? और वही आज देखने को मिला कि जो तमाम मुद्दे थे, जिन मुद्दों पर हम लोगों को चर्चा करने की जरूरत है, और हम लोग आप रोज बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि विधानसभा का दिल्ली का चुनाव है, किधर जा रहा है। हम लोग रोज कहते हैं कि ये चुनाव राजीव कुमार के घर की तरफ जा रहा है। हम लोग यही कहते हैं, क्यों जा रहा है? अरे भैया इसको तो जनता के घर की तरफ जाना चाहिए ना चुनाव को। लेकिन जब 76 लाख वोटर्स का आता पता ही नहीं होगा, जब 1 करोड़ वोटर जुड़ जाएगा 3-4 महीने के अंतराल पे,
तो हम लोग क्या वोट डाल के करेंगे? और वो मुद्दा उठाने के लिए जरूरी है कि लोकसभा के भीतर या संसद के पटल पर कोई ऐसा मजबूत व्यक्ति इस मुद्दे को उठाए जिसकी आवाज पूरा देश सुने। और आज वो दिन आया है। 76 लाख वोट जो हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आज भी राहुल गांधी ने कहा कि मैं किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं। अरे भाई, एलिगेशन तो लगाना चाहिए ना आपको। आज इस मुल्क में 76 लाख वोटर ये जानना चाहते हैं कि उनका वोट कहां चला गया। ये लोग कौन है जो वोट डालने के लिए आ रहे हैं? राहुल गांधी के अलावा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 5 लाख 7 लाख वोटर ऐड हो गए। अब ये लोग वोट ऐड हो गए हैं। दिल्ली का चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहता है कि यहां पर अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हुई है वोटर्स की, इतना तो कभी इतिहास में हुआ ही नहीं। तो इससे ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन एक लोकशाही में और क्या होगी कि वोटर्स ऐड होते चले जा रहे हैं। जो लोग वोट डालने जाते हैं उनका वोट ही नहीं है। अब देखिए, कल मैं किसी डिबेट में किसी पत्रकार साथी के साथ था, वो कह रहा है कि भैया मेरा ही वोट कट गया, मेरे परिवार में वोट ही नहीं है। अब दिल्ली में अगर यह स्थिति है, जो देश के जाने माने पत्रकार हैं, जिनको सब जानते हैं, जिनको मिलियंस लोग फॉलो करते हैं, उनके वोट अगर कट रहे हैं, तो आप बताइए इससे बड़ा मुद्दा संसद के भीतर चर्चा करने का और क्या होगा। और ये बात तो देश में बच्चा बच्चा कह रहा है कि भाई कितने दिन से जयशंकर जी वहां बैठे हैं कि हमको वो इनॉग्रेशन के लिए इनविटेशन दे दे। वो इनविटेशन मिल ही नहीं रहा है उस चक्कर में। और दूसरे, इनविटेशन तो जयशंकर को भी नहीं मिला, इनविटेशन तो देश को मिला। मुल्क को जो इनविटेशन मिलता है वैसा इनविटेशन मिला, उसमें से वो अपनी मर्जी से चले गए और तीसरी लाइन में जाके वहां बैठ गए और कह दिया गया कि वो तो भैया पहली लाइन में बैठे हुए थे। तो इस तरह की जो स्थिति है, आज फोर्ब्स की बात की पूजा जी ने, बिल्कुल सही बात है। 10वें नंबर पे आप 10 पहली ताकतवर सूची में आप हैं नहीं, और वैसे डंका कह रहे हैं कि डंका हमारा तो बज रहा है पूरे मुल्क में। तो ये तमाम चीजों को सही मायने में आज पटल पे रखा गया, सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज को रेज किया गया, और यही एक डेमोक्रेटिक सेटअप में बात होती है। और बल्कि ये भी मुझे तो बड़ी अच्छी, मैं तो इसकी बात की भी तारीफ करूंगा कि प्रधानमंत्री सदन में थे। प्रधानमंत्री का सदन में होना भी अपने आप में बिल्कुल, इस बात को अप्रिसिएशन करना चाहिए हमको। उनके पास ऑप्शन था, क्योंकि पिछले 2-3 बार से जब राहुल गांधी बोल रहे हैं तो वो हाउस में नहीं रहते हैं, लेकिन आज वो हाउस में थे। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है, और ये भी एक बहुत हेल्दी प्रैक्टिस है कि जब नेता प्रतिपक्ष बोले तो नेता प्रतिपक्ष कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो उन करोड़ों वोटर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव है जिन्होंने वोट डाला है, और वोट डाल के उनको एक जिम्मेदारी दी है कि आप सरकार को घेरो, सरकार को कटघरे में खड़ा करो। और आज प्रधानमंत्री बैठे थे, तो ये भी मुझे लगता है कि अच्छी प्रैक्टिस है और ऐसा होना चाहिए। और एक बात मुझे पूजा जी की बड़ी अच्छी लगी कि भाई इन्होंने कहा कि मैं अपने नेता से डिसएग्री करती हूं। अब लोकशाही में इससे और ज्यादा खूबसूरत चीज क्या होगी कि आपके जो सर्वोच्च नेता हैं पार्टी के, आप उनसे डिसएग्री करने की हिम्मत कर रही हैं। यही तो लोकशाही है। इसी लोकतंत्र का तस्वुर तो हमारे फोरफादर्स ने किया था जब संविधान की संरचना की थी। इसी का तस्वुर तो किया था महात्मा गांधी और अंबेडकर ने जब इस मुल्क को आजाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे कि भैया कोई आदमी कितने भी सुप्रीम पावरफुल व्यक्ति हो, लेकिन उससे भी डिसएग्रीमेंट हो सकता है, और उससे डिसएग्रीमेंट जो होगा वो मेरा मौलिक अख्तियार है। और मुझे मौलिक अख्तियार अगर होगा, मेरा जो मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार पे अगर कोई उसके ऊपर आंच आती है, तो मुझे ये अधिकार है कि मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊं। मुझे ट्रायल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, मुझे हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा। और आपके किसी भी अधिकार पर अगर हमला होता है, आपके प्रॉपर्टी को छीन लेता है, आपके ऊपर अगर कोई जानलेवा हमला करता है, तो भी आपको ट्रायल कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे मौलिक अधिकार को इतना बड़ा माना है, और इस सरकार ने पिछले 10 बरस में उसी मौलिक अधिकार पर बार बार अटैक किया है, उसी पर अटैक किया है। और आज वही राहुल गांधी ने यह बात बताने की कोशिश की है कि सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू जो हैं उनको आप उठाओ। आज एक और इंपॉर्टेंट बात राहुल गांधी ने बोली कि भाई वो हलवा वाली फोटो, अब हलवा वाली पिछली बार फोटो आई, उसमें उन्होंने रेज किया कि इसमें कितना शेड्यूल कास्ट है, कितना शेड्यूल ट्राइब है। इस बार वो फोटो गायब हो गई। अब आप बताइए बुशरा जी, 15-20 साल से तो मैं कवर कर रहा हूं, और पीयूष जी हमसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये और भी पहले से कवर कर रहे होंगे। कितने साल में मुझे तो आज पहली बार ऐसा इस बात का पता लगा है कि भाई कोई फोटो रिलीज ना करे, अदरवाइज तो हमेशा फोटो आती है। एक पहले जमाना था जब तो पत्रकारों को बुलाया जाता था और हम अपने कैमरे में फोटो लेके आते थे। उसके बाद जमाना ऐसा हो गया कि भाई वो खुद रिलीज करते थे, इस बार वो भी बंद कर दिया। अब बताइए ना, हलवा सेरेमनी में ऐसा क्या है जो आप छिपा लेंगे? उसमें तो कम से कम दिखाओ जनता को, जो उन्होंने इशू रेज किए हैं उन इश्यूज को बता दो। मतलब उन्होंने अगर एक इशू रेज कर दिया कि भाई हलवा सेरेमनी में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोग नहीं है, तो आपने फोटो बंद कर दी। अब महाकुंभ की बात करते हैं, महाकुंभ में इतने लोगों की जान चले गई, तो
अब आपने वो इंफॉर्मेशन देना वो भी बंद कर दिया। तो ये जो सरकार की नीतियां हैं, इन नीतियों को बहुत अच्छे तरीके से राहुल गांधी ने घेरा। हर फ्रंट पे मेक इन इंडिया की बात उन्होंने करी और रोजगार जनरेशन की बात, तमाम इश्यूज को उन्होंने घेरा, उन्होंने बताया। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी, यही एक लकीर खींचने की जरूरत थी। जिस तरीके की बहुत ज्यादा टॉक्सिक पॉलिटिक्स हो गई थी, जो डिस्कोर्स का लेवल जो बहुत नीचे चला गया था, उसमें राहुल गांधी ने एक बहुत अच्छी कोशिश की है। अगर इसको प्रधानमंत्री से भी हम लोग उम्मीद करेंगे कि वो इसको आगे बढ़ाएं और पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है वो देश की तरक्की की तरफ जाता हुआ दिखे, जिससे लोगों को भी एक पॉजिटिविटी का एहसास हो कि जो भैया चारों तरफ जो ये हिंदू मुसलमान और एक दूसरे के प्रति विभेद का माहौल पूरे मुल्क में बन गया है, अब वक्त आ गया उसको खत्म करने का। और कम से कम विपक्ष ने इसकी शुरुआत की है, तो प्रधानमंत्री को हाथों हाथ इसको लेना चाहिए। और उसी तरीके से आने वाले वक्त में जब वो इस राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना संबोधन करेंगे, तो उस पर कम से कम वो इसी तरीके से बात करें और एक नए डिस्कोर्स की शुरुआत पॉलिटिक्स की यहां से हो, ऐसी हमारी उम्मीद है। जी बुशरा जी, बहुत पुरुम्मीद आप नजर आ रहे हैं रविंद्र जी। लेकिन इस सरकार से इस तरह की कोई भी उम्मीद करना और नरेंद्र मोदी से खास तौर पर इस तरह की कोई भी उम्मीद करना बेमानी ही है, क्योंकि हमने इन तमाम सालों में हमने ये देखा है कि जब जब इस तरह से वो जवाब देते हैं, जब जब पार्लियामेंट में वो बोलते हैं, तो किस तरह से वो बोलते हैं, किस अंदाज में वो बोलते हैं। उनके पास कंस्ट्रक्टिव कुछ भी कहने के लिए नहीं होता है। ये कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए, हमें उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन उम्मीद किससे की जाए। कोई पहली बार तो हम प्रधानमंत्री को सुनने नहीं जा रहे हैं। हमने 10 साल में उनको न जाने कितनी बार पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर हमने सुना है। हमने उनकी भाषा के स्तर को इतने नीचे जाते हुए देखा है कि शायद ही अब तक इतिहास में किसी प्रधानमंत्री का इतना नीचे स्तर नहीं गया। तो वो सब हमने देखा है, तो उनसे उम्मीद करना बेमानी है, क्योंकि वो आएंगे, वो नेहरू को, इंदिरा गांधी को कोसेंगे, वो राहुल गांधी का मजाक उड़ाएंगे, वो विदेश से उनका कनेक्शन निकालेंगे, यही तमाम चीजें होंगी। यही हम देखते रहे हैं। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? जी अच्छा, ठीक है। पीयूष जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आप राहुल गांधी के इस भाषण को कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी का ये जो भाषण है, या फिर राहुल गांधी ही वाहिद ऐसे नेता हैं, या कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो नेशनल लेवल पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से टक्कर ले सकती है? और यही वजह है कि चाहे वो अरविंद केजरीवाल से लेकर हम तमाम विपक्षी पार्टियों की हम बात कर लें, उससे भारतीय जनता पार्टी को इतनी परेशानी नहीं है। सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी से है तो वह है राहुल गांधी, गांधी परिवार और कांग्रेस से, क्योंकि इस तरह से उनको कोई और घेरता नहीं है। हाँ, देखिए विश्वा जी, बिल्कुल ये बात सही है। इसीलिए देखिए कि आते ही 2014 में आदरणीय मोदी जी ने जो है कांग्रेस मुक्त का नारा दे दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि एक राष्ट्रीय पार्टी जो है वही जो है भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं टक्कर दे सकती है। और कांग्रेस ही जो राष्ट्रीय पार्टी जो रही है, उसमें पूरा पोटेंशियल है, उसका इतिहास है, उसका वर्तमान है, और भविष्य भी हो सकता है। इसी सब से कहीं न कहीं डरते हुए जो है, क्योंकि उन्हें पता था कि हम को जो एक चुनौती मिलेगी वो एक राष्ट्रीय पार्टी से मिलेगी, और वो कांग्रेस है। इसीलिए आप देखिए लगातार जो है कांग्रेस को गिन गिन के, कांग्रेस के जितने भी नेता रहे, बड़े बड़े नेता रहे, प्रधानमंत्री से लेके, जो पूर्व प्रधानमंत्रियों से लेके, पूरा जो है, चाहे नेहरू जी हों, चाहे इंदिरा गांधी जी को उतना उन्होंने नहीं अटैक किया जितना कि जो है कि नेहरू जी को किया, क्योंकि नेहरू जी राष्ट्र निर्माण के एक पुरोधा थे वो। और जो शुरुआती दौर में जब देश आजाद हुआ और जिस तरह के राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए था, और सबको साथ लेके, और जो वंचितों को के लिए खास उनके प्रावधान करते हुए, उनके लिए अरेंजमेंट करते हुए आगे बढ़ने की बात थी, और एक डेमोक्रेटिक सोच के व्यक्ति थे। और कांग्रेस भी हमेशा उन्हीं मूल्यों को लेकर आगे चली है। इससे लगातार जो है कि भारतीय जनता पार्टी, और हम कहें कि राष्ट्रीय सेवक संघ को परेशानी रही है, वो अपने आप में जो है कि वो एंटी डेमोक्रेटिक रहे हैं, चाहे उनका संगठन हो या चाहे उनके कोई भी सरकारें जिस तरह से चलती हूँ, वो साफ दिखाई देता है उनकी सोच पूरी की पूरी एंटी डेमोक्रेटिक है। और इसलिए वो लगातार कभी भी जो है कि कांग्रेस को वो पचा भी नहीं पाए, और सीधे सीधे नेहरू जी से लेके उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू तक साबित करने की कोशिश करी।
लेकिन ये खासियत है राहुल गांधी की कि राहुल गांधी जो है कि लगातार जो है उनको चुनौती देते रहे, खासकर मोदी जी से आंख में आंख मिला के वो बात करते रहे। तमाम उनको बहुत कुछ कहा गया, मौका जब भी मिला राहुल गांधी को अपमानित किया गया, राहुल गांधी के लिए क्या कुछ नहीं कहा गया, और उनके नेता तो और बढ़ चढ़ के जो है कि उनको कहते रहे और जीरो कहते रहे और बहुत सी बातें कहते रहे। और इस बार भी मुझे लगता है कि देखिए जो राहुल गांधी ने जो यूपीए सरकार की ये भी स्वीकार किया कि साफगोई के साथ की यूपीए सरकार में भी जो है बेरोजगारी को लेकर उस तरह से तवज्जो नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था। हालांकि इससे लोग डिसएग्री कर सकते हैं क्योंकि जितना भी पब्लिक सेक्टर तो आप यूपीए को न भी करें, जब कांग्रेस का शासन था तो लगातार पब्लिक सेक्टर को डेवलप किया जिससे मैक्सिमम रोजगार जनरेट किया, वो कांग्रेस ही थी। और बाद में भी यूपीए के टाइम में तमाम योजनाएं थी जिसमें कि मनरेगा सबसे बड़ी योजना है ग्रामीण रोजगार को लेके, और भी बहुत से इस तरह के चीजें आई जिसको लेके कि उन्होंने कोशिश करी थी इसकी। हालांकि उतना हो नहीं पाया जितना करना चाहिए था। लेकिन एक खास बात यूपीए ने और भी नहीं किया। यूपीए ने जिस तरह से ताबड़तोड़ एनडीए ने आके जो है सरकारी विभागों को बिना उसकी प्रॉपर जांच किए हुए कि क्या वाकई ये एक्सपेंडिचर के नाम पे उन्होंने बंद करना शुरू किया और लोगों को जो है कि दरबदर कर दिया। जो एम्प्लॉइज थे बहुतों को जो है कि छोड़ना पड़ा, बहुतों को जो है कि बाहर कर दिया गया, बहुतों के ट्रांसफर कर दिए गए। तो बहुत तरीके से जो उन्होंने काम किया, जबकि दूसरे कामों में उनका लगातार एक्सपेंडिचर बढ़ता रहा। खासकर अगर प्रधानमंत्री का ही देख लें, अपना तमाम फीता काटने में और तमाम इनोग्रेशन करने में आलतू फालतू खर्चे बहुत बढ़ते चले गए, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं था। तो ये इस साफगोई के साथ जो राहुल गांधी जो इस बात को करते, तो हो सकता है कि उनकी खिंचाई अभी भी हो। जब प्रधानमंत्री अपना धन्यवाद भाषण करेंगे तो इस तरह की करेंगे, हमेशा करते हैं और कहेंगे देखो ये वही है जिन्होंने जो है कि अपने प्रधानमंत्री का, पूर्व प्रधानमंत्री का जो है जो बिल है उसको फाड़ दिया था, और इस तरह की इनको कुछ समझ नहीं है और ये इस तरह के हैं। तो ये तमाम चीजें अभी भी होंगी। लेकिन राहुल गांधी की खास बात हम देख रहे हैं कि वो साफगोई के साथ स्वीकार करने से जो है कि बचते नहीं है कभी। अभी हमने देखा, देखिए जो वंचित समाज का दशा दिशा के नाम से एक समागम अभी हुआ था 3-4 दिन पहले, जिसमें पिछड़ों का, दलितों का, जितने भी वंचित समाज है, उसमें भी उन्होंने इसी साफगोई के साथ ये स्वीकारोक्ति करी कि जो है कि कांग्रेस भी जो इसकी दोषी है कि हम आपको अपने साथ लेके नहीं चल पाए उस तरीके से जिस तरह से चलना चाहिए था। बीच के कुछ समय में हमने जो है आपका साथ छोड़ दिया। तो देखिए आज के समय में जहां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता हो जो हर चीज जो न भी किया हो उसका भी क्रेडिट लेने के लिए आतुर रहे और अपनी एक एक चीज को जो है सुई के काम के बराबर किए काम को हाथी के बराबर काम दिखाए, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसे नेता आज के समय में मिलना मुश्किल है जो खुद स्वीकार करें अपनी कमजोरी को मास लेवल पे, मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे स्वीकार करें। इसके लिए बहुत साहस की जरूरत होती है। और मुझे लगता है यही बात है जो भविष्य की जिस तरह की राजनीति देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, राहुल गांधी चाहते हैं कि इस देश में उसी तरह की राजनीति हो, वो कहीं ना कहीं एक रिस्क पे, व्यक्तिगत रिस्क पे, जिसको वो स्वीकार भी करते हैं कि मैं जानता हूं कि मुझे इसका नुकसान हो सकता है, लेकिन मैं ये बात करूंगा, मैं ये बात करूंगा, ये बात कहूंगा। तो उसी अगर मैंने देखा आज का भी भाषण जो उनका है वो, बल्कि इसमें से कहीं ना कहीं ऐसा लगा मुझे कि भाई राहुल गांधी अब शायद जो है धीरे धीरे समझ चीजों को समझ रहे हैं बेहतर तरीके से और अपने को तैयार कर रहे हैं कि आने वाले समय में शायद अगर जिम्मेदारी उनको मिलती है सरकार की तो उनका क्या विजन होगा, क्या इस देश को के लिए क्या करना चाहिए। आज का जो उनका भाषण था उस पर वही इशारा था और उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं चाहता था कि राष्ट्रपति के भाषण में क्या चीजें होनी चाहिए। ये एक कंस्ट्रक्टिव जो एक लीडर ऑफ का और एक नेता का जो देश के बारे में, देश की प्रगति कैसी होनी चाहिए, कहां तक जानी चाहिए, हम कैसे जाएंगे, वो उसका एक खाता उन्होंने खींच के दिखा दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है यही एक भूमिका होती है एक विपक्ष के नेता की, जो है प्रतिपक्ष के नेता की। तो निश्चित रूप से काफी जो है एक बेहतर मैच्योर रूप में जो है राहुल गांधी दिखाई दिए और ये एक अच्छी शुरुआत है मुझे लगता है। और ये बाकी विपक्ष के लिए भी अच्छा संकेत है और सरकार के लिए भी है कि सरकार को कम से कम कह दे कि विपक्ष का काम है कि अगर आप भटक रहे हो तो आपको राह पे वापस लाना या दिखाना
कि भाई आप तो भटक रहे हो, जनता ने इसलिए आपको नहीं सत्ता में लाई है, जनता इसलिए लाई है। तो अगर हमारे पास कोई ब्लूप्रिंट है तो हम चाहते हैं कि सरकार उस पर काम करे। और वो जो भी है, जो जो भी है, राहुल गांधी ने उस चीज को पूरा दिखाया। आप देखिए डेटा की उन्होंने बात करी, आप देखिए उन्होंने कहा पूरा एआई जो है पूरा डेटा पे आधारित है। और डेटा के मामले में अगर आप देखिए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है सबसे ज्यादा जो है उस पे कहे तो दोषी हो जाती है। वो डेटा को छिपाने का में माहिर है वो। हर चीज का डेटा, चाहे वो इकोनॉमिक डेटा हो, सोशल डेटा हो, या कैजुअलिटी का डेटा हो। आज जो है कि हमने आपने बात भी करी, महाकुंभ की बात हो रही है, तो डेटा के साथ कॉम्प्रोमाइज करना या छुपाने में महारत हासिल है नरेंद्र मोदी जी की सरकार को। और यही काम जो है अब चुनाव आयोग कर रहा है कि जो डेटा का हिसाब नहीं दे पा रहा है, वो उसके पास जवाब नहीं है। और राहुल गांधी ने ये बात कही, हालांकि जो अभी रविंद्र जी कह रहे थे ये बात सही है कि उन्होंने जिस शिद्दत के साथ और जिस के साथ जो एक आक्रमण करना चाहिए था और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना चाहिए था, और साथ में सरकार को भी, वो नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने इशारा किया, उन्होंने लेकिन ये कहा, उन्होंने कहा कि वो तो दे नहीं रहा है चुनाव आयोग, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप वो लिस्ट जो है हमको उपलब्ध कराएं, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। और उन्होंने साफ साफ कहा कि जो है कि चुनाव आयोग को जैसे कॉम्प्रोमाइज किया गया है, जो बिल में जो कानून बनाया गया था उसमें चीफ जस्टिस को हटा के, तो ये सब कहने के लिए एक साहस चाहिए आपको कि आप साफ गोई से और सही बातों पे उन्होंने अपनी उंगली रखी है। मुझे लगता है एक सकारात्मक भाषण था और एक आगे की दिशा कैसे देश की तय होगी, उसमें क्या भूमिका होगी विपक्ष की, उसकी तरफ ये इशारा था। इसलिए इसका स्वागत किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और प्रियंका गांधी ने भी अपने भाई या नेता प्रतिपक्ष जो हैं उनके भाषण को लेकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब से लोकसभा वो आई हैं पहला ऐसा उनको भाषण नजर आया है जिसमें उनको आगे देश का विजन नजर आया है, और जो एक भाषण होना चाहिए, जो एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट होनी चाहिए, उसकी उन्होंने यहाँ पर बात की है। और वहीं मोहन भागवत ने जिस तरह से कहा था कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसके बाद ही असल मायनों में हमें आजादी मिली, उसको इसका जिक्र राहुल गांधी ने जहां अपने भाषण में किया, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में मोहन भागवत से माफी की उन्होंने मांग की है कि उनको माफी मांगनी चाहिए। कुंभ से लेकर तमाम चीजों पर सरकार चारों तरफ से गिरी हुई है, क्योंकि जो मोहन भागवत ने कहा उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, जो उनकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से किसी तरह का कोई इसको लेकर बयान नहीं आता है। तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठाना लाजमी है कि आप जो अब तक जो हमारे आजादी के जो दीवाने थे उन्होंने जो कुर्बानियां दी, उनको एक तरह से आप उनका अपमान कर रहे हैं। पूजा जी, चुनाव आयोग को लेकर और चुनाव की पूरी प्रक्रिया को लेकर राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं उसमें पीयूष जी का भी कहना है, रविंद्र जी का भी कहना है कि वो शिद्दत नजर नहीं आती है। लोगों को उम्मीद थी और बहुत उम्मीद ये थी कि जब ये कहा गया था मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा हुई उसी की तर्ज पर एक यात्रा निकाली जाएगी, उसी तरह से लोगों को दरअसल बेदार किया जाएगा, लेकिन वैसा होता हुआ नजर नहीं आया। इसमें कमी जरूर नजर आती है, क्योंकि चुनाव में हार जीत ही तो सब कुछ तय करती है, पार्टी का फ्यूचर भी, देश का फ्यूचर भी, और बहुत सारी चीजें। देखिए बुशरा जी, चुनाव आयोग से हमने जितने भी संवैधानिक तरीके हो सकते हैं, कोर्ट जाना, चिट्ठियां लिखना, प्रतिनिधिमंडल मिलना, वो सारे हम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम सवाल उठाते हैं, बूथ वाइज उठा लें या वोटर लिस्ट पे उठा लें या लोगों के नाम गायब होने पे उठा लें, तो चुनाव आयोग के पास वही घिसा पिटा एक भद्दी सी शायरी मार देते हैं और कह देते हैं कि देखिए ये एक राज्य में जीतते हैं वहां कंप्लेन नहीं करते, एक राज्य में हारते हैं वहां कंप्लेन नहीं करते। तो इसको बस एक लूजर्स आयर जो कहते हैं इंग्लिश में, उसको ये कह दिया गया है कि कांग्रेस को देखिए आपने ऐसी बात लोकसभा में नहीं उठाई क्योंकि आपकी अच्छी खासी सीट्स आ गई थी, पर आप ये बात उन राज्यों में उठाते हैं जहां पे आप हार जाते हैं। आप जम्मू कश्मीर में नहीं उठाते, आप झारखंड में नहीं उठाते। तो यह यात्रा होगी क्योंकि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हमारे पास इतने सबूत हैं और इतनी चिट्ठियां लिख चुके हैं, हम इतने मुद्दे उठा चुके हैं कि ये देखिए अभी हरियाणा इलेक्शन के बाद महाराष्ट्र हुआ, उसके बाद दिल्ली, बैक टू बैक इलेक्शंस हुए हैं। और इलेक्शन प्रोसेस में या तो आपको ये डिसाइड करना होगा, मुझे ऐसा लगता है एज अ लीडर होने के नाते, कि आपको या तो आप इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करें, लेकिन आप इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करने के लिए मुझे एक बहुत बड़ी नेशन वाइड आंदोलन की जरूरत है। और यात्रा ने राहुल गांधी को नहीं, पर मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा उनके लिए जितनी क्या कहूँ, जितनी बड़ी थी, जितना लोगों से वो
बोले, जितना वो समझे देश को, उस मुझे और वहां जितना कनेक्ट हुआ, हमें लगता था कि वो कांग्रेस की यात्रा रहेगी, कांग्रेस जोड़ो, पर नहीं, भारत एक्चुअली में जुड़ा, भारत की समस्याएं। और अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी की वे ऑफ कैंपेनिंग भारत जोड़ो यात्रा की बात बिल्कुल ही डिफरेंट लीग पर चली गई है। वो कुलियों से मिलते हैं, वो सब्जी वाले से मिलते हैं, वो मजदूरों से मिलते हैं, वो छात्रों से मिलते हैं, वो वंचित समाज से मिलते हैं और उनसे मिलकर उनकी बात सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कहा था ये हार्वर्ड में कि आर्ट ऑफ लिसनिंग उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने बोलना बिल्कुल बंद कर दिया था और सुनना शुरू कर दिया था। तो उसी यात्रा की तर्ज पे हम इलेक्शन कमीशन की सारी जो भी जितनी भी कारगुजारियां उसके खिलाफ भी यात्रा निकालेंगे, क्योंकि जब हमने डिक्लेरेशन कर दिया तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली चुनाव के बाद कांग्रेस में भी बहुत बड़े संगठनात्मक बदलाव की बात होगी और इस यात्रा का भी पूरा का पूरा मसौदा तैयार होगा और हम लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते, आज जिस तरीके के राहुल गांधी का भाषण रहा नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, यह बताता है कि हम जिम्मेदारी से चीजों को उठाते हैं। हम सिर्फ तंज नहीं कसते, शाही परिवार, शहजादा, ये वो दुनिया जान की बातें। ये वही नेता है जो सदन पे पटल पे खड़े होकर यूपीए को भी उसी कटघरे में खड़ा करता है जो एनडीए को। तो इसलिए लूजर्स आयर, ये लोग ये ना कह दें कि ये लोग हारते हैं तो ये कहते हैं, उससे बचने के लिए, ताकि आपके पास ये आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाए। हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, हमने आपके सामने सीधा सीधा डेटा लिखा है। और आप जब आंकड़ों की कालाबाजारी करते हैं, आप जब आंकड़ों में हेराफेरी करते हैं, तो ये पूरी सरकारी आंकड़ों की हेराफेरी है। जब इस सरकार में भुखमरी इंडेक्स में लोग पीछे आते हैं, देश पीछे आता है, तो कहते हैं हम ये वेस्टर्न वाला इंडेक्स तो मानते ही नहीं है, हम ये आंकड़े मानते ही नहीं है। आप जब देखते हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में महिलाओं की स्थिति सिकुड़ के 14% पे रह गई है कोविड के बाद से, तो आप महिलाओं को, हाउसवाइफ्स को भी एक्टिव लेबर में गिनना शुरू कर देते हैं। और कुंभ का पूरा जो कुंभ का कालाबाजारी था, कुंभ के बारे में जिस तरीके से आंकड़े छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अच्छा हो इंडिपेंडेंट मीडिया का, वो अच्छा हो यूट्यूबर्स का, वो अच्छा हो सोशल मीडिया का, जो हमें बात आ रही नहीं। तो जिस तरीके से मीडिया में यशोगान हो रहा था कि जय जय कुंभ महाकुंभ, ऐसा लगता था कि देश में पहली बार कुंभ हुआ है और ये कुंभ एक आध्यात्मिक और धार्मिक फंक्शन न होकर एक राजनीतिक अखाड़ा बन गया था। ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल इवेंट बन गया है। और हम आप सब कोई, मुझे लगता है वहां सत्ता में बैठे हुए और कुंभ जाने वाले लोग भी जानते हैं कि 30 का आंकड़ा गलत है। आज तक लोग ढूंढ रहे हैं। आज एक भाजपा का कार्यकर्ता कहता है कि मेरे हाथों में मेरी भाभी की डेथ हुई है, लेकिन उनको खोया लापता में डाल दिया गया है लिस्ट में, उनकी लाश में घर लेके गया और उनको लापता में डाल दिया गया है। तो आंकड़ों की किस तरीके से ये अपना पूरा ग्लैमर दिखाते हैं, ये हम सबको पता है। तो इलेक्शन कमीशन क्यों पीछे रहेगा? वो सिर्फ शायरियों के नीचे अपनी सारी नाकामियों को छुपाएगा। और जिस तरीके की महाराष्ट्र में छोटे छोटे से लेकर बड़े लेवल पे वोटर लिस्ट हो, वोटर एडिशन हो, शिरडी में आज राहुल गांधी ने बताया कि एक बिल्डिंग में 7,000 वोट्स कैसे जुड़ सकते हैं। 7,000 वोट्स एक बिल्डिंग में, ये ब्योरिया क्यों नहीं रेस कर रहा है कि इतने वोटर्स कैसे जुड़ सकते हैं। और लोकसभा और इसके बाद तकरीबन हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन जुड़ गई और हमारे पास रिजल्ट सामने है, एक तरफा जीत हुई है इनकी। तो हम ये यात्रा करेंगे, हम इनकी आंकड़ों का, इनकी जो सारी इनका जो पूरा काला कारनामा है उसे सामने लाएंगे और मुझे लगता है देश भी इस पर यकीन करेगा, क्योंकि कुंभ का सच अब देश के सामने आ रहा है। लोग पूछ रहे हैं वो हल्दीराम वाली लड़की, हल्दीराम ने रातों रात स्टाफ चेंज कर दिया, जूसी के भगदड़ की कोई बात ही नहीं हो रही है। प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि 100-150 लाशें हुई हैं, पर आप कह रहे हैं कि 30 हुई। और 30 का आंकड़ा लेने में आपको 18 घंटे लगे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। वो उत्तर प्रदेश सरकार जो हर एक घंटे में आपको दे देती है कि अभी 8 करोड़ लोगों ने स्नान किया, हर 2 बजे आप कह देती है अभी 3 करोड़ लोगों ने किया, 4 बजे ये अपडेट दे देती है। वो 30 लोगों की एक ऑफिशियल एस्टिमेट के लिए 18 घंटे तक चुप रही। और जब तक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और देश के राष्ट्रपति ने शोक व्याप्त नहीं कर दिया, तब तक ये कहते रहे अफवाह है। तो इस देश के सामने है किस तरीके से ये आंकड़ों पे अपने ही लोग, अपने सनातन और हिंदू कहते हैं कि हिंदुओं के साथ ही गलत कर रहे हैं। तो आंकड़े तो हर लेवल पे, चाहे आधिकारिक आंकड़े हो, चाहे इलेक्शन के आंकड़े हो, चाहे देश की जीडीपी के आंकड़े, हर जगह इनकी कारगुजारियां चल रही हैं और ये देश के सामने आएगा, क्योंकि देश आज जूझ रहा है इन महिलाओं से। अगर 30 वैकेंसीज के लिए 3,000 लोगों की पुणे में लाइन होती है, अगर कानपुर का रेलवे स्टेशन ठसाठस भरा रहता है कुछ महज 150 वैकेंसीज के लिए, तो यह बताता है कि इस देश बेरोजगारी से जूझ रहा है और आपको आने पड़ेंगे आंकड़े सामने। आप सिर्फ अपने एसी चैम्बर्स में बैठ के ये नहीं कह सकते तो वेस्टर्न कंसेप्ट है, ये आंकड़े गलत नहीं है। हम अपने नए आंकड़े लाएंगे, हम अपने नए सनातन आंकड़े लाएंगे। ये सब नहीं चलेगा और देश इसको देखेगा और कांग्रेस इस पूरी संघर्ष को, इस पूरी लड़ाई को लीड करेगी,
ये बात का पूरा मुझे विश्वास है। जी। रविंद्र जी, काफी कई महत्वपूर्ण बातें पूजा जी ने यहाँ पर बोली हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इस सब में कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक नेता के तौर पर और एक कांग्रेस पार्टी एक पार्टी के तौर पर एक तरह से अलग खड़ी हुई नजर आ रही है? जितनी शिद्दत से राहुल गांधी सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की, जातिगत जनगणना की, सबकी बात करते हैं, जितनी शिद्दत से वो बेरोजगारी, महंगाई, सरकार को, अंबानी, अडानी, आरएसएस, सबका नाम लेना नहीं भूलते हैं, क्या आपको लगता है कि विपक्ष की दूसरी पार्टियां उनके साथ उस शिद्दत से खड़ी हैं? है तो एक इंडिया गठबंधन जिसकी बात राहुल गांधी बार बार करते हैं, आज भी उसका जिक्र उन्होंने किया जब 240 की बात की, लेकिन अगर हम धरातल पर देखते हैं तो लगता है कि जिस मजबूती से राहुल गांधी लड़ रहे हैं पूरी कांग्रेस में भी, वो लगता है कि सिर्फ एक वाहिद एक नेता पूरे देश में रह गए हैं। लेकिन कांग्रेस कहां लड़ रही है? कांग्रेस तो लड़ती हुई नहीं दिखती है। ग्राउंड पे तो कांग्रेस नहीं दिखती लड़ती हुई। 3 महीने से ऊपर समय हो गया, हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष नहीं है। हरियाणा के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ दुष्कर्म है। बता देंगी पूजा जी कितने पुतले फूके इन्होंने उसके? पूजा जी बता देंगे दिल्ली में चुनाव चल रहा है, कांग्रेस के कितने बड़े नेता आ गए। अब हर काम अगर राहुल गांधी से करवाएंगे तो ठीक है, वो तो अलग है, लेकिन राहुल गांधी जो अपना रोल है वो प्ले कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस तरीके से काम कर रही है वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी की कमियां जो हैं वो कमियां हैं और हम लोग उस पर बात करेंगे। हम लोग, मुझे लगता है इसीलिए डीबी लाइव जो इतना पॉपुलर चैनल है कि हम लोग सब के कमियों के बारे में, उनकी खामियां और खूबियों की बात करते हैं। जहां तक चुनाव आयोग की बात है पूजा जी, ये हमारा या एक जो आम जनमानस है, 90 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, उनका लेना देना नहीं है कि कांग्रेस हार रही है कि बीजेपी हार रही है। हमारा मतलब है कि चुनाव निष्पक्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कांग्रेस हार गई तो उससे चुनाव ठीक थोड़ी हो जाएगा, कांग्रेस जीत गई तो हम लोग कैसे मान लेंगे चुनाव ठीक हो गया? आप लोग 99 सीट लेके आ गए, अच्छी बात है, दूसरी पार्टी 240 लेके आ गई तो उससे चुनाव थोड़ी ठीक हो गया। हमारा जो मूल प्रश्न है उसका जवाब तो कोई नहीं दे पाया। मेरा सवाल यह है कि मेरा वोट कहां गया, मेरा वोट कहां गया, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा है। आप लोग भी कोशिश कर रहे हो, राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं उसका जवाब ढूंढने की, नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर चुनाव आयोग ये बात कह देगा कि भैया आप जीत गए थे 90 सीट 100 सीटें तो आप अब चुप हो जाओ, तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी तो चुप हो जाए या राहुल गांधी तो चुप हो जाए, लेकिन वो मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, वो मुद्दा आज भी जिंदा है और उस मुद्दे का जवाब ढूंढने की जिम्मेदारी विपक्ष के तौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की है। हम लोगों की जो हैसियत है, मेरी है, पीयूष पंत जैसे लोगों की जो है, हम लोग अपने लेवल पे कर रहे हैं जो हम लोग कर पाएंगे। तो हमारा काम यह है कि कांग्रेस को भी हम लोग आईना दिखाएंगे जहां जरूरत पड़ेगी, जहां जरूरत पड़ेगी बीजेपी को भी बताएंगे। और हमने राहुल गांधी के भाषण की तारीफ करी, लेकिन हम लोग राहुल गांधी की कमियों के बारे में उजागर करेंगे कि आज भी उनकी जो पार्टी है वो पार्टी वैसा काम नहीं कर रही है जैसी जनता को उनसे उम्मीद है। वो पार्टी क्यों खामोश है? अगर मोहनलाल बड़ौली के ऊपर एलिगेशन लगते हैं तो कितने आप लोगों ने पुतले दहन किए, आज तक नेता प्रतिपक्ष हरियाणा में नहीं बना है। इतने सारी चीजें हैं जो कांग्रेस की खामियां हैं। बार बार लोग आके कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में स्लीपर सेल्स बने हुए हैं, वो लोग बीजेपी की मदद करते हैं। ये दुनिया जो कांग्रेस पार्टी को वोट दे रही है, आपको उनके प्रति ऑनेस्ट होना पड़ेगा। और ये आपको कांग्रेस पार्टी के लिए ऑनेस्ट होने की जरूरत नहीं है। ये पूरे मुल्क में देखिए करोड़ों लोगों ने आपको वोट डाला है, करोड़ों लोग कांग्रेस पार्टी को वोट डालते हैं। उनके प्रति, सबके प्रति आपकी सजग जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। ये जो तमाम बातें हैं इलेक्शन कमीशन से जुड़ी हुई, इलेक्शन कमीशन के कानून बदल दिया गया, कितनी पिटीशन आज हरियाणा के इलेक्शन को लेके लगी हुई है हाई कोर्ट में, कितनी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगी है। कांग्रेस ने कोई आंकड़ा जारी किया? आज तक कोई आंकड़ा जारी नहीं किया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। महाराष्ट्र में कितनी पिटीशन लगी है, महाराष्ट्र में खुल के भेदभाव हुआ है, गड़बड़ी हुई है, कांग्रेस पार्टी ने कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया कि उनके कितने कैंडिडेट्स ने पिटीशन फाइल की है। एक बार भी किसी ने इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि कितने लोगों के जो वोट थे वो कटे हैं। अब इतने बड़े बड़े घालमेल सामने आ रहे हैं और एक भाषण अगर राहुल गांधी दे देंगे उससे पूजा जी सारा कुछ साफ नहीं होगा। कई सवाल हैं जिनको गंभीरता से सोचने की जरूरत पड़ेगी। अब कल एक बहुत बड़ी बात राहुल गांधी ने बोली कि 2 दिन के बाद मीटिंग होगी, नए चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने की बैठक होने वाली है। उस बैठक में राहुल गांधी जाएंगे और उनका जाना ना जाना एक बराबर है। बिल्कुल सही बात है, वो डिसेंट नोट लिख के आ जाएंगे तो भी उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन यहां उसके बाद काम शुरू होगा कांग्रेस का। राहुल गांधी का काम वही खत्म हो जाएगा जब वो बैठक का हिस्सा बनेंगे कि उस बात को पॉपुलैरिटी कांग्रेस पार्टी करे, उस बात को जनता तक पहुंचाए कि किस तरीके से कानून बदलकर लोकशाही का गला घोटा गया है। और वो गला जो घोट दिया गया है वो आम जनमानस का गला है।
देखिए पूजा जी, हम लोगों को सारे अधिकार मिल जाते हैं इस मुल्क में। हर अधिकार पाना आसान है आपके लिए, आप टैक्स भरो, आपको अधिकार मिलेगा। लेकिन वोटिंग का राइट किसी को नहीं मिल सकता। वोटिंग का राइट उसी को मिलेगा जिसको यहाँ की नागरिकता हासिल होगी। बाकी सारे अधिकार मिल जाएंगे आपको। कोई विदेशी आके हिंदुस्तान में रह सकता है, टैक्स भरे और यहाँ पर वो रह सकता है आराम से, उसको पीआर मिल जाएगी। लेकिन वोट डालने का अधिकार ये ऐसा पायस अधिकार है जिसको रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ विपक्ष की भी बराबर की है। और इसके लिए जिस तरीके का माहौल इस मुल्क में अब खराब हो गया है, जिस तरीके से वोटर्स के साथ, पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया है, उसका मतलब यह है कि ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है। और इस लड़ाई को न राहुल गांधी अकेले लड़ सकते हैं, न कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ सकती है। इसके लिए बड़ा जरूरी है कि पूरा विपक्ष इकट्ठा खड़ा हो, क्योंकि जनता के भीतर से यह आवाज लगातार आ रही है। जनता के भीतर से यह आवाज न केवल हरियाणा में, न केवल महाराष्ट्र में, बल्कि आप दिल्ली में भी देखिएगा। दिल्ली में बार बार लोग क्यों कह रहे हैं कि राजीव कुमार फैसला करेंगे? इलेक्शन का फैसला जनता नहीं कर रही है। ना इलेक्शन का फैसला केजरीवाल करेंगे, ना संदीप दीक्षित करेंगे, और ना बीजेपी करेगी। इलेक्शन का फैसला राजीव कुमार करेंगे। जब इस तरह की बातें इस देश में आने शुरू हो गई, तो आप मानिए कि कितना ज्यादा खतरा है लोकतंत्र के ऊपर। और उस लोकतंत्र के ऊपर खतरा है, उसको बचाने की पहली जिम्मेदारी प्रतिपक्ष की है, बाकी सारे लोगों को भी जोड़ने की है। और यह बात बिल्कुल सही है, इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूत दिख रहा है। संसद के भीतर ही उसका काम है, सदन के भीतर मुद्दों को उठाने की उसकी जिम्मेदारी है। बाहर जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। ये हम लोग यहां भी देखेंगे, हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में और जगह भी देखें। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जब राष्ट्रीय मुद्दे उठाने की जरूरत पड़ेगी, जब लोकसभा राज्यसभा में मुद्दों को उठाने की जरूरत पड़ेगी, तब इंडिया गठबंधन के लोग एक विचार के साथ हुकूमत की मुखालफत करते हैं कि नहीं करते हैं। वो करते हुए दिख रहे हैं। महाकुंभ के मामले पर पूरा विपक्ष एक था। इसके अलावा जितने मुद्दे थे उनमें भी आज विपक्ष एक दिखा। और इसके आगे अब हम लोग देखेंगे कि वो स्ट्रेटेजी कायम रहती है कि नहीं रहती। मुझे लगता है कि वो स्ट्रेटेजी बनी रहेगी। बाहर के विधानसभा चुनाव में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबको अपने आप को जिंदा रखना है। और उसके लिए जरूरी है कि चुनाव लड़ेंगे तो आपकी विचारधारा जिंदा रहेगी, आपके वोटर्स आपके साथ जुड़े रहेंगे। वो हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी मजबूरियां हैं, उनकी अपनी आइडियोलॉजीज है। अखिलेश यादव को एक बयान देना पड़ेगा, ममता बनर्जी को एक बयान देना पड़ेगा, लेकिन जब एक इश्यूज पे उनको राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करने की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे लगता है वो इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई देंगे। जी बुशरा जी। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी बातें कांग्रेस को लेकर और आपकी पार्टी को लेकर पूजा जी कही, लेकिन मेरे पास वक्त की कमी है, मैं आपको वक्त नहीं दे पाऊंगी इसका जवाब देने के लिए। किसी और दिन सही, 30 सेकंड बस पीयूष जी मैं आपको दे पाऊंगी, वक्त की कमी है। आपका लास्ट कमेंट। देखिए, अभी रविंदर जी ने बहुत ही मतलब सही बात कही है, क्योंकि ये हम इस संकट को समझ नहीं पा रहे हैं। मजाक बन गया पूरा का पूरा चुनावी प्रक्रिया, और हम एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में प्रवेश कर रहे हैं, और हर पार्टी जो है वो जीतने के लिए खड़ी। कल को देखिए क्या होता है परिणाम दिल्ली का, हम सब ठगे हुए से महसूस करेंगे। और हम लोगों ने अपने डिबेट में भी ये एडमिट किया है कि जो जिस तरह से हम लोग ये डिबेट क्यों कर रहे हैं, हम आकलन लगा रहे हैं कौन जीतेगी कौन जीत पाएगी, जिस तरह का खेल हो रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, तो वो तो सबको धरा रह जाता है। वो तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है, और इसको कांग्रेस को और शिद्दत से उठाने, सभी पार्टियों को जो बात कही है, सही बात उन्होंने कही है कि हरियाणा में क्या क्या कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस के साथ साथ हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ जनता को और हम सबको, मीडिया वालों को भी जो है इस बात को के लिए उतर पड़ना पड़ेगा, क्योंकि यही एक प्राण वायु है लोकतंत्र की, जो चुनाव आयोग है। और निष्पक्ष चुनाव ही प्राण वायु है। अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा तो निष्पक्ष संसद नहीं बनेगी, विधायिकाएं नहीं बनेंगी, और फिर जनता के मुद्दों पे कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस पे अब हम सबको उतरना पड़ेगा। जो एक जन आंदोलन की बात कही जाती है, वो आपको जल्दी से जल्दी करना ही पड़ेगा, वरना बहुत देर हो जाएगी मुश्किल। जी बिल्कुल। और जाहिर सी बात है कि लोग ठगा सा महसूस करते हैं, और चुनाव के बाद ये हमने देखा है। और लगातार इस तरह की तमाम तरह की जो बातें हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो तब सब सामने आई हैं। अलग अलग जो एजेंसीज हैं, जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं, उनकी तरफ से रिपोर्ट सामने आई हैं। और खासतौर पर हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद तो ये और ज्यादा तेज हो गया है। अब सवाल ये है कि क्या दिल्ली के बाद भी इस तरह की कोई बात देखने के लिए मिलेगी? क्योंकि अगर जो लोग डिसाइड कर रहे हैं, जो वोट कर रहे हैं, अगर वो ही
रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो इस पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, उस पर ये सवाल उठ खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका, पूजा जी आपका, पीयूष जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।